हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की पढ़ाई करेंगे और इसमें भी हम बहुत स्पेसिफिक रहेंगे कि कौन सा ग्रुप हमको पढ़ना है। तो यहाँ पे हम ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18 की पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रुप 15। हालांकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये ग्रुप 13 से शुरू होते हैं, ग्रुप 18 तक जाते हैं। क्लियर है? ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक जाते हैं। इसमें से ग्रुप 15 हम लोग शुरू करते हैं। एक और चीज, पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ये भी बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स। क्लियर है? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते हैं। तो जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है? दरअसल मेन ग्रुप एलिमेंट्स होते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे, ग्रुप 15 शुरू करते हैं। तो ग्रुप 15 में ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है, कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। फास्फोरस 15 है, कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। इन सब का कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। नोटिस करने वाली बात यह है यहाँ पे कि जो लास्ट में कन्फिग्रेशन है ये हम देखते हैं जरा, देख रहे हैं ना? जो लास्ट में कन्फिग्रेशन है ये बड़ा कॉमन सा है, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम है। तो जो जनरल कन्फिग्रेशन होता है ग्रुप 15 एलिमेंट का उसको हम बोलते हैं NH2 NP3। क्लियर है? जनरल कन्फिग्रेशन क्या है? NH2 NP3 है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो p ऑर्बिटल जो होती है, जो साधारण विन्यास होता है इनका NH2 NP3 है। अब p ऑर्बिटल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, जब 3 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है? ये क्या है? हाफ फिल्ड है ना? हाफ फिल्ड है, आधे भरे हुए। हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धभरित। हिंदी में क्या बोलते हैं? अर्धभरित बोलते हैं। अगर हाफ फिल्ड है या अर्धभरित है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी? थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। ठीक है? तो ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होने की वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है। ठीक है? जो समूह 15 के तत्व हैं उनका जो कन्फिग्रेशन, जो विन्यास होता है वो अर्धभरित होता है, जिसकी वजह से उनमें अतिरिक्त स्थायित्व आता है। अब ये अतिरिक्त स्थायित्व जब आता है तो बहुत सी प्रॉपर्टीज जो होती हैं इसकी चेंज होने लगती है या फिर इनमें आप वेरिएशन देखते हैं। ठीक है? ये ग्रुप 15 एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन हो गया, विन्यास हो गया। चलिए अब कुछ और चीजें देख लेते हैं इनके बारे में। देखते हैं इन एलिमेंट्स की रेडियस जो है, त्रिज्या। देखिए एटॉमिक रेडियाई या परमाणु। ठीक है? तो आप जानते हैं कि जब आप ग्रुप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट, ये आप लेफ्ट है और ये आप जब राइट आते हैं किसी पीरियड में, ठीक है, तो साइज क्या होती है? डिक्रीज करती है। जब आप किसी आवर्त में बाएं से दाएं हाथ पे चलते हैं तो साइज क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्लियर है? लेकिन हमको पढ़ना क्या है? यहाँ पे समूहवार अध्ययन करना है, ग्रुप वाइज स्टडी करनी है। तो जब आप ग्रुप 50, अच्छा, और जब आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है, ये टॉप और ये बॉटम, तो देखते क्या है कि जो साइज होती है वो क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो क्या आपने पहले से पढ़ रखा है? आपने पहले से पढ़ रखा है कि जब आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो साइज क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम होता है कि आप नाइट्रोजन से चले फास्फोरस की तरफ, फिर आर्सेनिक की तरफ, फिर एंटीमनी की तरफ, फिर बिस्मथ की तरफ। ठीक है? जब आप इधर से इधर चल रहे हैं, ये आप एक किसी ग्रुप में 15 ग्रुप में नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो जो साइज होती है वो क्या होती है? इंक्रीज करती है। जो त्रिज्या होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है? त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक है?
ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। देख रहे हैं, जब मैक्सिमम वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, उसका मान क्या है? जब आप एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जा रहे हैं नीचे की तरफ, एक ही समूह में, जब आप एक आवर्त से दूसरे आवर्त की तरफ जा रहे हैं, मतलब एक ही ग्रुप में एक पीरियड से दूसरे पीरियड की तरफ जा रहे हैं, तो जो मैक्सिमम वैल्यू है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की या मुख्य क्वांटम संख्या, वो क्या है? उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर नाइट्रोजन जो है उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आप दूरी कंपेयर करेंगे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है, इन्हीं के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इन्हीं के बीच की दूरी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई या रेडियस। ठीक है, अब नाइट्रोजन के केस में ये n बराबर 2 है। ठीक है, फास्फोरस के केस में आप देख सकते हैं 1 2 3, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 3 है। अब देखिए, न्यूक्लियस आपका सेम जगह है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है वो अब थोड़ा सा दूर भरा जा रहा है। ठीक है, तो ये दूरी जाहिर सी बात है, एज ऑब्वियस बिल्कुल बड़ी है। तो यही रीज़न होता है n बराबर 3 में देखा है कि 2 से ज़्यादा डिस्टेंस आ गई न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, 4 में और ज़्यादा आ जाएगी, 5 में और ज़्यादा आ जाएगी, 6 में और ज़्यादा आ जाएगी। तो यही रीज़न है कि इलेक्ट्रॉन्स जब आप किसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आपका आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आप इसके बाद पढ़ते हैं हाँ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या कुछ भी, या आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्या होगा? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा। तो देखते क्या है, पहले होता क्या है देखिए, कि आपके पास कोई एक परमाणु होगा, कोई एक एटम होगा और उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, कंडीशन ये होती है कि ये जो एटम है, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में तो गैसीय अवस्था, और ये आइसोलेटेड हो। क्या हो? आइसोलेटेड, मतलब अकेला हो। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है, बाहर का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है ना, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, एक अट्रैक्शन फोर्स काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? बंधा हुआ है। तो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम में एक कोई अकेला जो आपका गैसीय परमाणु है, उसमें जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, बिना एनर्जी दिए आप इसको नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स ने पकड़ रखा है। ठीक है, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो इस फोर्स से दुगना फोर्स या ज़्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाएंगे मतलब एनर्जी लगा रहे हैं। तो यही कहते हैं कि किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगाई जाती है वही क्या कहलाती है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्या मैंने बोला कि कोई आपका अकेला गैसीय परमाणु है और उसके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगाई जाती है वो क्या कहलाता है? आयनिक विभव कहलाता है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें कि ये जो फोर्स है इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच ये कैसा है? F1/r², इस टाइप का है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ F1/r²। कूलाम्बिक फोर्स है, आप जान रहे हैं, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, तो कूलाम्बिक फोर्स हो गया। मतलब क्या ये बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है, चार्जेस के बीच, आवेश के बीच डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स क्या होगा? कम होगा। और अगर डिस्टेंस घटेगी तो फोर्स क्या होगा? बढ़ेगी। क्लियर है? ये फोर्स यही बोल रहा है। अब अगर हम वापस अपने टॉपिक पे आए तो देखेंगे कि साइज किसकी बड़ी होती है, नाइट्रोजन की या फास्फोरस की। ठीक है, साइज देखिए, हम यहाँ कंपेयर कर लेते हैं। ये आपका नाइट्रोजन मान लेते हैं, ये आपका नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये आपका नाइट्रोजन है, और ये आपका क्या हो गया?
फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन हो गया। कहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है? ठीक है, कहां पर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, या यूं कहें कि किसका रेडियस ज्यादा है। ठीक है, एज एविडेंट फास्फोरस इज ग्रेटर इन साइज देन नाइट्रोजन। फास्फोरस की जो त्रिज्या है वो नाइट्रोजन से बड़ी है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये डिस्टेंस बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम फोर्स लगेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम फोर्स या कम एनर्जी लगेगी। और ये जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही थी, इसी को हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या आयनन विभव या आयनन ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो हम एक कंक्लूजन, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि साइज अगर बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव क्या होता है? घटता है। ठीक है, अगर साइज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव क्या होता है? घटता है। क्लियर है? साफ दिख रहा है, डिस्टेंस बढ़ेगी चार्जेस के बीच में, आवेशों के बीच में, तो क्या होगा? कम फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब कम एनर्जी लगेगी, और इसका मतलब है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? कम हो गई। तो हम कह सकते हैं कि किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप क्या बोले, 15th ग्रुप में ही अगर आप ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, जब आप ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? डिक्रीज करती है। क्लियर है? आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज करती है। तो ये दूसरी चीज हो गई आपको। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग अब क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लेते हैं। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता देख लेते हैं। तो इसमें क्या है? विद्युत ऋणात्मकता कहते किसको हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते किसको? तो पहले अगर ये देख लें तो हमारा काम बन जाएगा। क्या होता है कि मान लीजिए कोई बॉन्ड बना है, ठीक है, कोई एक बॉन्ड बना है, मान लेते हैं दो एटम है ए और बी, और ये बॉन्ड बना रहे हैं, ये इनकी न्यूक्लियस है, और अगर ये बॉन्ड बने हैं तो इनके बीच की, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, वो क्या कहलाता है? बॉन्ड लेंथ या आबंध दूरी कहलाती है। इसमें से कोई एक एटम ज़्यादा पावरफुल होगा और कोई दूसरा एटम क्या होगा? थोड़ा सा कम पावरफुल होगा। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो इस बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को, देखिए अगर एक लाइन हम खींचते हैं ऐसे, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब अगर ए ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी, एक ज़्यादा पावरफुल है, ए के पास ज़्यादा ताकत है और बी के पास कम ताकत है, इसका मतलब कहने का है कि जो तो ए दोनों बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन हैं, जो आबंधों में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो ए की तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड रहेंगे। ठीक है, ए की तरफ विस्थापित होंगे, और इसकी वजह से ए के ऊपर थोड़ा सा ऋणावेश आ जाएगा और बी के ऊपर थोड़ा सा धनावेश आ जाएगा। ठीक है, तो ए जिस गुण की वजह से ये काम कर रहा है वही क्या कहलाता है? विद्युत ऋणात्मकता। कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी एटम का वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये बॉन्डिंग पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने के प्रॉपर्टी रखता है, वो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू attract the bonding pair of electron towards itself is called electronegativity। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए एक कोई बॉन्ड है ए बी, इतना छोटा है, और अगर यही बॉन्ड हम ए और बी बड़ा कर दें, ठीक है, तो सेंटर में यहाँ कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो गया और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे दो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? कम। तो कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे किसी एटम की साइज बढ़ती है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है? घटती है। ठीक है, मतलब
जैसे जैसे साइज बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो आप लिख सकते हैं कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आप देख सकते हैं कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे हैं सब साइज बेस्ड हैं। अगर आपको साइज के बारे में आइडिया है और बेसिक प्रॉपर्टीज़ की डिफिनीशन पता है, जो गुणधर्म की बात यहाँ पे की जा रही है उनकी परिभाषा पता है, तो बड़ा आसान सा है सब पढ़ना। ठीक है, एक थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात की जाती है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा ना आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं और जो ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने लिख दिए। हम सबका पहला एलिमेंट लिख दिया। जैसे ग्रुप 14 का होता है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये सिर्फ एक ही एलिमेंट की बात नहीं की जा रही है। कार्बन के नीचे कौन आता है? वो आता है सिलिकॉन आता है, और नाइट्रोजन के नीचे कौन आता है? फास्फोरस आता है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, हर ग्रुप का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने लिया। कौन कौन से ग्रुप यहाँ पे इन्वॉल्व है? 14, 15, 16। तो ग्रुप 14, 15, 16 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का कंपैरिजन करने पे समूह 14, 15, 16 के जो तत्व हैं उनके संगत तत्वों का तुलना करने पर ये देखा जाता है कि अगर हम इसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म में लिखें तो जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है 15th ग्रुप की, ये सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16th ग्रुप का, और फिर होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी 14th। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सवाल को समझिए। सवाल ऐसे पूछा जाता है कि ग्रुप 14, 15, 16 तीन ग्रुप हैं, इन तीनों ग्रुप के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं संगत तत्व, मतलब कार्बन के संगत नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के संगत ऑक्सीजन, सिलिकॉन के संगत फास्फोरस, फास्फोरस के संगत सेलेनियम, ऐसे करके बात की जा रही है। ठीक है, तो ऐसा सॉरी फास्फोरस के संगत सल्फर यहाँ, ठीक है, माइनस से सल्फर यहाँ पे होगा। तो ये देखा जाता है कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन विभव का जो ट्रेंड है, बदलने का जो तरीका है, सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होती है? 15 की होती है। मतलब इन तीनों अगर एलिमेंट्स में हम कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, उसके बाद ऑक्सीजन की होगी, उसके बाद कार्बन की होगी। ठीक है, तो ग्रुप 15 की सबसे ज़्यादा हो गई, 16 की उससे कम हो गई, 14 की सबसे कम होती है। ठीक है, ऐसा हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है, पर ऐसा क्वेश्चन बना क्यों ये देख लेते हैं। हमने आपको अभी बताया कि जब आप लेफ्ट टू राइट आते हैं किसी पीरियड में, ठीक है, तो साइज क्या होती है? कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है। ठीक है, मतलब जब आप 14 से चलते हैं 16 की तरफ, 14 से 16 की तरफ चलते हैं, तो साइज क्या होगी? लगातार डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब क्या है? ऑक्सीजन की साइज क्या है? सबसे छोटी है, फिर नाइट्रोजन की साइज है, फिर कार्बन की साइज है। इन तीनों में कार्बन सबसे बड़ा है और ऑक्सीजन सबसे छोटा है। हमने अभी आपको बताया कि अगर साइज और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब आयनन विभव की आप तुलना करें तो आपको ये रिलेशन मिलता है। मतलब अगर साइज बहुत छोटी है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, साइज अगर बहुत बड़ी है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? सबसे कम होगी। तो अगर इस चीज़ को हम साथ लेके चलें तो इसके हिसाब से हमको जो ट्रेंड मिलना चाहिए यहाँ के हिसाब से, वो हमको ये मिलना चाहिए था कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी 16 की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर 15 की और फिर 14 की। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमने अभी दिखाया ना कि ऑक्सीजन सबसे छोटा है। अगर सबसे छोटा है तो एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगी, और कार्बन सबसे बड़ा है तो एंथैल्पी सबसे कम होगी। तो ये जो थोड़ा सा वेरिएशन आ गया, बदलाव आ गया, इसी को हम लोग को यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, तो ये जो ट्रेंड हमने अभी लिखा ऐसा होना चाहिए था, ये होता नहीं है, और असल में क्या होता है? ये होता है। तो इसका रीज़न क्या है कि एक ही लाइन आप लिख सकते हैं, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक configuration of elements of group 15, ये रीजन है। और इसकी वजह से होता क्या है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है।
ठीक है, देखिए हमने क्या बोला कि जो समूह 15 के तत्व हैं, ठीक है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, विन्यास होता है, वो कैसा होता है? अर्धभरित। अभी बनाया था ना, ये देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जो P है, P3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेगा। हर उसमें आप देख सकते हैं ये 4s2 और ये 4p3, 3 इलेक्ट्रॉन भरे गए, तो आधा भरा हुआ ना, अर्धभरित हुआ। अब अगर ये अर्धभरित होते हैं तो इनको अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है ना, इनको अतिरिक्त स्थायित्व मिलता है, और अतिरिक्त स्थायित्व मिलने की वजह से इन एलिमेंट्स से इलेक्ट्रॉन निकाल पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, ठीक ना। आप बहुत अस्थायी हैं, बहुत स्टेबल हैं, तो आपको डिस्टर्ब करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। यही कारण है कि ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना चाहते हैं, जबकि ग्रुप 16 के एलिमेंट्स आसानी से निकाल देते हैं। क्यों? उनके निकालने से होता क्या है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। देखिए, सॉरी, 1 2 3 4, ये ग्रुप 16 के एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन है, विन्यास, देख रहे हैं ना। तो ये आसानी से निकाल देते हैं, जबकि जो 15 वाले हैं वो नहीं निकालते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन आप देख लें कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो उनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाएगी, अतिरिक्त स्थायित्व मिल जाएगा, ठीक है। और अगर अतिरिक्त स्थायित्व मिल रहा है, किसी को भी स्टेबिलिटी मिलती है, तो वो आसानी से वो काम कर देता है। अगर आपको नौकरी मिले, आपको श्योर शॉर्ट कर दिया कि हाँ इतना पढ़िए 12th के बाद तो आपको नौकरी मिल जाएगी, तो आप जब मन लगा के पढ़ लेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा डाउट में रहें, डाउटफुल रहें कि हाँ नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो थोड़ा सा आपका मन डगमगा जाएगा पढ़ने से। तो ये सेम चीज़ हो रही है। ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को पता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल दें तो हमको हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, अर्धभरित विन्यास मिलेगा, जो कि ज़्यादा स्थायी होता है, और ज़्यादा स्थायी होता है तो ये काम जरूर करेंगे सर, क्लियर है। इसी वजह से ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो इंथैल्पी होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, बहुत कम होता है, और 15 का ज़्यादा होता है। 15 का ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ये पहले से हाफ फील्ड है, बहुत स्टेबल है पहले से, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन बनता है। आप देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, बड़ा इस्तेमाल होता है ये टर्म पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जब आप पढ़ाई करते हैं। ये हम यहाँ देखते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, हिंदी में इसको बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव, या अक्रिय युगल प्रभाव भी कहीं कहीं लिखा होता है, हिंदी में इसको ये बोलता है, ठीक है। तो ये होता कुछ नहीं है, ठीक है। आप पहले सुन लीजिए होता क्या है। होता ये है कि आप जब पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में, है ना, सिर्फ 15 की बात नहीं हो रही, पी ब्लॉक के जो 6 ग्रुप हैं, 13 14 15 16 17 18, जो 6 ग्रुप हैं, उनमें किसी भी ग्रुप में आप ऊपर से नीचे जाएं, ठीक है, जैसे ऊपर से नीचे जाएं, तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से डिक्रीज कर जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय +2, ऑक्सीकरण संख्या +2 से घट जाती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर ऊपर +5 है तो नीचे क्या होगा, +3, ऊपर अगर +4 है तो नीचे क्या होगा, +2, ऊपर अगर +6 है तो नीचे क्या होगा, +4, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप ऊपर से नीचे आएंगे तो आपको ऑक्सीडेशन नंबर में +2 का चेंज दिखाई देगा, ऑक्सीकरण संख्या में +2 का अंतर दिखाई देगा। तो ये जो अंतर है ये क्यों होता है, और जो आप रीजन जानेंगे वही क्या कहलाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, अक्रिय युग्म प्रभाव, ठीक है। इसको देखते हैं क्या है। इसके पहले एक टर्म आता है शील्डिंग इफेक्ट, इसको आप जान लें।
शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षण। ये है प्रतिरक्षण प्रभाव। इसका आंसर जो है ये यहीं पे छिपा होता है। देखते होता क्या है। जैसे मान लीजिए एक कोई एटम ले लिया, फास्फोरस एटम ले लेते हैं, चलिए ठीक है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, बीच में भी इलेक्ट्रॉन है, n बराबर 2 में भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है। तो ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स इसको बांध के रखा हुआ है। क्लियर है? होता क्या है कि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक ना, बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियस का फोर्स है उसको कम करने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए कि ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य जो बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो क्या काम करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले आकर्षण बल का मान कम करने का इनका जिम्मा होता है। फिर से मैं बोल देता हूं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है, कौन लगा रहा है, न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है। तो जो बीच के इलेक्ट्रॉन होते हैं इसको कम करते हैं। क्यों कम करते हैं, ऐसे समझिए कि आप कोई टीवी देख रहे हैं, ठीक है, आप कोई टीवी देख रहे हैं और टीवी देखते समय आपके बीच में और लोग बैठे हुए हैं, हर किसी का सर दिखाई दे रहा है, आप टीवी ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है, और आप जो बैठे हैं वो टीवी के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बैठे हैं। अगर टीवी में कुछ इंटरेस्टिंग नहीं आता तो आप क्यों बैठते टीवी के सामने, ठीक है। तो जो टीवी का अट्रैक्शन फोर्स है और आप यहाँ पर हैं और बीच के लोग जिनका सर आपको दिखाई दे रहा है, आपको देखने में दिक्कत हो रही है, वो क्या कर रहे हैं, टीवी के अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू आपके लिए कम करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। इसी को क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा, जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल का बड़ा अच्छा होता है। मतलब ये आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनको बड़े अच्छे से गार्ड करते हैं, ढक लेते हैं कि इनके ऊपर कम से कम न्यूक्लियस का फोर्स आए, कम से कम नाभिक का आकर्षण बल काम करे। ठीक है, लेकिन जो d और f कक्षक हैं, d और f ऑर्बिटल हैं, इनकी जो शील्डिंग होती है क्या होती है, पुअर। इनके पास ये गुण नहीं होता है, इनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि ये इलेक्ट्रॉनों का अच्छे से शील्डिंग कर सके। जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है उसको अच्छे से शील्ड नहीं कर पाते हैं। ठीक है, शील्ड ना कर पाने का मतलब क्या है कि न्यूक्लियस का फोर्स यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है, और शील्ड करने का मतलब है कि न्यूक्लियस का फोर्स ये बीच के इलेक्ट्रॉन मिलकर कम कर दे रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री फील कर रहा है, इसके ऊपर अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू कम हो जा रही है, आकर्षण बल का मान कम हो जा रहा है। ठीक है, तो ये डी एफ की जो शील्डिंग होती है पुअर होती है, एस पी की गुड होती है। अब पुअर होने का ये मतलब नहीं है कि डी और एफ शील्डिंग इफेक्ट नहीं दिखाते हैं, प्रतिरक्षण प्रभाव नहीं दिखाते हैं, दिखाते हैं पर कम दिखाते हैं। ठीक है, तो इस कारण होता क्या है, अगर आप नीचे जाएं, देखिए ध्यान से, देख रहे हैं, एफ कक्षक मिल गया, डी कक्षक मिल गया, ये आपका नाभिक है, न्यूक्लियस, और ये आपका एस का 2 इलेक्ट्रॉन, देख रहे हैं ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब इनके बीच जो ऑर्बिटल्स हैं, इनकी शील्डिंग इफेक्ट कैसी है, पुअर है। इनकी शील्डिंग इफेक्ट कैसी है, पुअर है। तो पुअर इफेक्ट होने से वजह हुआ क्या कि जो बाहर के 6s के जो इलेक्ट्रॉन है, जो 6s के इलेक्ट्रॉन है, वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ गए, न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ गए। ठीक है, मतलब उनके ऊपर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम करने लगा, और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा काम कर रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, इनके पार्टिसिपेट करने के चांसेस कम हो गए। क्या मैंने कहा कि अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जो f ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल है, इनका जो प्रतिरक्षण प्रभाव है कम होता है, और प्रतिरक्षण प्रभाव कम होने का मतलब क्या है, ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन जो दिख रहे हैं, इनको ये अच्छे से गार्ड नहीं कर पाएंगे, शील्ड नहीं कर पाएंगे, छुपा नहीं पाएंगे। तो जब छुपा नहीं पाएंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों पर ये नाभिक ज्यादा बल लगाएगा, और जब ज्यादा बल लगाएगा, ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 6s के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आबंध नहीं बनाएंगे। इससे हुआ क्या कि अगर पहले ऑक्सीडेशन नंबर +5 था, तो अब कितना होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन छट गए ना,
ये जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ही नहीं बना पाएंगे, ये तो अंदर चले गए, कांटेक्ट में आ गए, मालिक के कब्जे में आ गए, तो अब क्या हो गया, +5 से +3 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये 5p3 4d आ गया ना, 4d आ गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन अच्छे से न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आ गए, और न्यूक्लियस के कांटेक्ट में आने का मतलब क्या है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बंध बनाने में भाग नहीं लेंगे, प्रतिभाग नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ 5 था तो अब कितना होगा फिर से +3, कितने का अंतर है, +2 का है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है कि जो s के इलेक्ट्रॉन है, कौन सा s, ns, ठीक है, ns के जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर ज्यादा फोर्स काम करने लग रहा है, किसका, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो यही कारण है कि जो ns के इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, और जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो वो ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कम हो जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +2 से कम हो जाएगी। इसी को बोलते हैं कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये अक्रिय हो गए, इनर्ट हो गए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन थे तो पेयर आ गया, इनर्ट हो गए, तो ये इनर्ट हो जा रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो इनर्ट कहला गए, हिंदी में अक्रिय युग्म कहला गया। तो इसी को बोलते हैं अक्रिय युग्म प्रभाव। आप इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि जब आप किसी p ब्लॉक के ग्रुप में नीचे जाते हैं तो पुअर शेडिंग इफेक्ट होता है d and f ऑर्बिटल्स का, उसकी वजह से जो ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ns का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 6s है, यहाँ पे 5s 4s ऐसे करके, तो जो ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये पुअर शेडिंग इफेक्ट के कारण बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन नंबर +2 से कम हो जाता है, +2 का अंतर आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर में। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युग्म प्रभाव बोलते हैं। क्लियर है, ये हो गई बात। दूसरी चीज एक देख लेते हैं, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार, हिंदी में इसको नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। ठीक है, देखिए है बड़ी इजी चीज, किसी भी ग्रुप का पहला मेंबर जो होता है वो हमेशा एबनॉर्मल होता है। क्या होता है, एबनॉर्मल या एनॉमलस बिहेवियर शो करता है, असामान्य होता है। उसके 3 कारण हैं, सिर्फ 15 की बात नहीं की जा रही है, 15 का भी, 16 का भी, 17 का भी, 18 का भी, 13 का भी, 14 का भी, इवन पहले और दूसरे का भी। ठीक है, तो किसी भी ग्रुप का पहला जो एलिमेंट होता है, पहला जो तत्व होता है वो एबनॉर्मल होता है, अलग होता है। इसके 3 कारण होते हैं, कौन कौन से, छोटी साइज, 3 कारण, स्मॉल साइज, छोटा आकार, दूसरा अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, हिंदी में बोलते हैं डी कक्षक की अनुपस्थिति, और तीसरा होता है हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उच्च विद्युत ऋणात्मक। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी ग्रुप का हो, पहला एलिमेंट एबनॉर्मल होता है, असामान्य होता है, एनॉमलस प्रॉपर्टी शो करता है। उसके 3 कारण होते हैं, छोटी साइज, स्मॉल साइज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, डी कक्षक की अनुपस्थिति। जो पहला ग्रुप होगा, जो पहले एलिमेंट्स होते हैं उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास देखिए, अगर नाइट्रोजन का हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, विन्यास लिखें, तो होता है 1s2 2s2 2p3, कहीं आया डी, नहीं आया। ठीक है, तो इस वजह से ये डी ऑर्बिटल नहीं रखता है, इसके कारण ये एबनॉर्मल हो जाता है, बाकी के लोग से अलग हो जाता है। बाकी के जो समूह के लोग हैं, जैसे नाइट्रोजन के समूह में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ, तो नाइट्रोजन इन सबसे क्या हो गया, अलग हो गया। और अलग होने के 3 कारण क्या हैं,
स्मॉल साइज, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल और हाई वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो 3 ये कारण होते हैं जिसकी वजह से एनॉमलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लीजिए नाइट्रोजन फास्फोरस जो होता है वो PCl5 बनाता है, ठीक है, पर नाइट्रोजन NCl5 क्यों नहीं बना पाता है? सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। इसका रीजन पता है क्या? इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल्स नहीं, कहीं दिख रहा है डी ऑर्बिटल? अगर नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन भरने ही होंगे तो ये देखिए इसका बाहर का वो है शेल है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 1 2 3। इसका मतलब है नाइट्रोजन NCl3 ना बना के क्या बना लेगा? NCl5 ना बना के NCl3 बनाएगा। लेकिन फास्फोरस कर सकता है। फास्फोरस क्यों कर सकता है? अगर आप फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन लिखें, विन्यास लिखें, तो नियान 3s2 3p3 एंड 3d0। अब देखिए ध्यान से, अगर n बराबर 3 आ गया है, ठीक है, अगर n इज इक्वल टू 3 आ गया, इसका मतलब वहाँ पे 3s होगा, 3p होगा, 3d होगा। भले ही d ना भरा जाए पर वहाँ पे d अवेलेबल है। आपके घर में 4 कमरे हैं, सिर्फ 2 कमरे में लोग रह रहे हैं, तो आप 2 कमरे ऐसा नहीं मानेंगे कि हाँ आपसे कोई पूछे कि आपके घर में कितने कमरे हैं तो आप 4 ही बताएंगे, 2 नहीं बताएंगे। तो फास्फोरस के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकता है, अपने अष्टक का प्रसार कर सकता है। क्लियर है? तो ये आपने जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं तो 15 एलिमेंट्स की, ये आपने देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके हाइड्राइड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं, उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और अगर आपको वीडियो यूजफुल लग रहा हो, पसंद आ रहा हो, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताते रहें कि आपको वीडियो में क्या और कंटेंट चाहिए। थैंक यू।